वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइन जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप लोग देख रहे हैं तो या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एट विच टाइम ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड। तो यहाँ पहले आपको ये दो डिफाइन आपको पता होना चाहिए इसमें कि जो शॉर्ट रन होता है लॉन्ग रन होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ वेरिएबल फैक्टर वेरी करता है, फिक्स्ड फैक्टर वेरी नहीं करता है। बट लॉन्ग रन में क्या होता है कि वो सारा जितना भी फैक्टर होता है प्रोडक्शन का सारा फैक्टर वेरी करता है, चेंज होता है। इसलिए किस में सारा फैक्टर चेंज होता है, इसमें पूछ रहा है कि एट विच टाइम ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज। तो ये लॉन्ग रन पीरियड में ये सारा फैक्टर चेंज होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई का डिक्रीज का क्या क्या कारण है। तो पहला कारण क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर पैसा बढ़ेगा तो सप्लाई डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। जो सब्सटीट्यूट्स अगर मतलब कि किसी चीज़ प्राइस होता है सब्सटीट्यूट गुड्स का, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई में भी डिक्रीज़ होगा। क्या फॉल इन नंबर्स ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री। अगर नंबर ऑफ़ इंडस्ट्री अगर फॉर्म घटेगा तो उसका भी कारण से सप्लाई डिक्रीज़ होगा। तो ये सारा रीज़न हो जाएगा कि सप्लाई किस किस वजह से डिक्रीज़ होता है। तो कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो डिक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ फॉर्म अगर घटेगा तो भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि प्रोडक्शन ही कम होगा। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अदर थिंग्स बीइंग सेम व्हाट डज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी साइन। तो क्या है ये, अगर लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्या है कि लॉ ऑफ सप्लाई का ये लॉ ऑफ सप्लाई ही ये जो स्टेटमेंट दिया हो कि इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम व्हाट डज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई का डिफिनेशन है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ सप्लाई वर्ड भी यूज़ किया गया कि रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई के बारे में है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर सब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगा, इन्वर्स रिलेशन है। आप इसको अच्छा से कर लीजिएगा कि ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसमें रिलेशन दिया नहीं है, सिर्फ बताया कि रिलेशनशिप होता है। तो इसमें लॉ ऑफ सप्लाई का ये है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच एजम्पशन लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड। किस एजम्पशन से लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड होता है। तो यहाँ क्या है, जितना सारा एजम्पशन ये सारा लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड हो, जैसे कि देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। नेक्स्ट जो सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई कब डिपेंड, जब कोई भी चेंज नहीं होगा इनकम लेवल में और बायर और सेलर में, क्योंकि अगर चेंज होगा तो सप्लाई तो लॉ ऑफ सप्लाई वो काम नहीं करेगा। सेम होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए इनकम लेवल में और बायर और सेलर में, मतलब फिक्स होना चाहिए, तब वो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। फिर क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल। जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कोई भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें प्रोडक्शन के लिए फैक्टर होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ है उसमें वो सब फैक्टर, मतलब कि वो सब चीज़ का प्राइस स्टेबल होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए, तब वो स्टेबल करे, मतलब कि लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड होगा। टेक्नोलॉजिकल लेबर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि सारा चीज़ कोई भी चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए, सब चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फिक्स्ड होना चाहिए, तब लॉ ऑफ सप्लाई इसमें डिपेंड होगा। तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। फॉर्म इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसमें ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। इसको आप खुद से अच्छा से करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्यों हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। तो ये वही क्वेश्चन और में दिया हुआ है कि एम सी इक्वल टू एम आर होगा। कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ समझना होगा। ये सब समझने का है तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। एम सी क्यूज़ में उतना पॉसिबल नहीं है कि बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे ये सब का, जब टॉपिक को बताएंगे कि एम सी क्या है, एम आर क्या है, तब उसके बारे में बताएंगे, तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। तो टी आर एन टी सी मेथड और एम आर एन एम सी मेथड, दोनों मेथड से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक होता है। तो ये सब आपको कुछ तो रटना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का टर्म है ये सब। अब अभी तो 1 महीना बाकी है, तो आप अब उतना तो आप टॉपिक पे तो नहीं जा सकते कि क्या कैसा होता है, थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब टी सी एंड एम सी मेथड से और एम आर और एम सी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आउटपुट में अगर इंक्रीज़ होगा, मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है, आउटपुट क्या होता है, जैसे कि इनपुट क्या होता है कि प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होता है उसको इनपुट बोलते हैं। जो आउटपुट होता है मतलब प्रोडक्शन के बाद जो भी चीज़ होता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो क्या बोला, विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। दोनों का डिफरेंस बिटवीन वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये सब आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। वे फैक्टर आर यूज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा फैक्टर, ये नंबर क्वेश्चन 8 का है कि विच फैक्टर आर यूज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर। तो आपको बताए थे पहले कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होता है, बट उसमें कुछ फैक्टर वेरी करता है प्रोडक्शन में और कुछ फिक्स्ड होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या है कि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल। तो क्या होता है, हम बताए थे कि उसमें दोनों फैक्टर रहता है, फिक्स्ड भी रहता है और वेरिएबल भी होता है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम है। इसके लिए आपको कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर कुछ टाइम बचा हुआ तो आप थोड़ा बहुत इसको बार बार देख सकते हैं तो आपको माइंड में रहेगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग फिगर शो। फॉलोइंग फिगर क्या शो कर रहा है, तो आप गौर करेंगे कि जैसे कि उधर कॉस्ट है इधर क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी वेरिएबल कर रहा है, फिक्स्ड नहीं है कोई भी चीज़। कॉस्ट भी फिक्स नहीं है यार और क्वांटिटी भी फिक्स नहीं है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड वेरिएबल है, वेरी कर रहा है कि क्वांटिटी 1 में यहाँ फिर आगे है 2 में, देखिए आप वेरी कर रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है इन विच मार्केट एम आर में बिकम जीरो और नेगेटिव। ये मार्केट चैप्टर से इसमें दे दिया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में है, चैप्टर 4 में मार्केट चैप्टर है, उसमें भी आपको ये पढ़ना होगा, पता चल जाएगा आपको। उसमें क्या है कि इन विच मार्केट एम आर में बिकम जीरो और नेगेटिव। किस मार्केट में एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो मार्जिनल, तो इसमें दोनों हो जाएगा। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक्स मार्केट में दोनों में मार्जिनल रेवेन्यू जीरो और नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मार्केट ए आर इजकल टू एम आर। एवरेज रेवेन्यू और ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। किस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में ये बराबर होता है। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन इसमें दिया गया तो बट आपको पढ़ना तो है ही, तो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या रिलेशन होता है ए आर और एम आर में। तो जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा होता है एम आर से, तो ए आर ग्रेटर देन एम आर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन। आगे जाके आपको चैप्टर में पढ़ना है कि मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन, सारा ये चीज़ आगे पढ़ना है। इसके बाद वाला वीडियो में ही ये चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है द बेसिक रीज़न ऑफ ऑपरेटिंग लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न्स। क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ फैक्टर, इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर। तो इसमें बोथ ए एंड बी दोनों होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, जैसे इस क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न क्या होता है।
तब आपको ये MCQ समझ में आएगा। तो 2-3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो मे बी आपको समझ में आए, नहीं तो इसको नोट्स कीजिए और खुद से इसको बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए या फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसमें किसके बारे में? तो लॉ ऑफ डिमांड उससे मतलब नहीं है। लॉ ऑफ, इसका आंसर होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है। और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का है वो रिटेन टू स्केल जो सी है रिटेन टू स्केल, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। इससे पहले क्वेश्चन में हम बताए थे कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड होता है ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनल और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड होता है लॉ ऑफ रिटेन टू स्केल। दोनों क्वेश्चन उसी तरह है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रैशनल प्रोड्यूसर लाइक ऑपरेट इन ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रैशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तो ये सेकेंड स्टेज में ये होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनल एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बोथ MP एंड AP राइजेस, जिसमें मार्केट प्राइस और एवरेज प्राइस या MP एंड AP राइज करता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज़ टू फुलफिल फॉर द इक्विलिब्रियम। हर मार्केट में कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में। तो इसमें बोथ बी एंड सी क्या है, जैसे कि MR इक्वल टू MC होता है और MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो ये दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट है तो आपको करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनल इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या होता है कि MC कट MR फ्रॉम बिलो, जो यहाँ है MC कट MR फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जैक क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये CBSE पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि जैक क्वेश्चन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज। फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में बेसिक कंडीशन क्या होता है, MC इक्वल टू MR। ये जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया है, MC इक्वल टू MR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट, तो क्या है, AR एवरेज रेवेन्यू इंडिकेट प्राइस एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम। तो ये दोनों हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी, TR बाई Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस। प्रोडक्शन फंक्शन क्या एक्सप्रेस होता है, F इंटू ABCD QX इक्वल टू A। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच फैक्टर एमॉन्ग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर। इनमें से किसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्शन का फैक्टर है, तो ये फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर ये दोनों उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर्व विच राइजेस फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लेयरिंग आफ्टर देन दैट इज कॉल्ड। ये जो इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऐसा कर्व है जो शुरुआत में वो राइज करता है और राइज एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट, और उसके बाद वो मतलब वो कर्व नीचे आता है। तो किस में होता है, जैसे कि APP कर्व में, MPP, इसमें जितना भी है सारा में ये चीज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ये सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो यही कैपिटल ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप ये सारा इसके अंदर आता है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल इज रिलेटेड। देखिए उसी से क्वेश्चन आ रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल, इससे पहले का क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि शॉर्ट रन किससे रिलेटेड है, तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। इसमें पूछा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे रिलेटेड है, तो शॉर्ट रन से रिलेटेड है। देखिए याद करने का अगर आप सोचते हैं कि याद बार बार नहीं करना, तो उसका भी ये है कि आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, एग्ज़ाम तक देखते रहिए, जब मौका मिले तो आपको ये सब माइंड में आ जाएगा। क्योंकि 40 नंबर एमसीक्यूज़ है, मतलब 30 नंबर एमसीक्यूज़ है, 10 नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स का है। इससे रिलेटेड आपको अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये छोटा छोटा आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये सब सारा चीज़ आपको पता चलते रहेगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको और भी हेल्प मिले। इससे पहले इंग्लिश का एमसीक्यूज़ वीडियो को भी स्टार्ट कर चुके हैं, हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, सारा का। सिर्फ हिंदी का तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ, वो भी कोशिश करेंगे जस्ट स्टार्ट करने का। तो वो सब वीडियो जितना भी है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिव फैक्टर जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, इंटरप्रेन्योर, सारा होता है। बट उसमें एक्टिव क्या होता है, जैसे कि कैपिटल, लैंड तो स्थिर रहता है, बट यहाँ एक्टिव पूछ रहा है, जो कि एक्टिव मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा है, तो उसका क्या होगा, लेबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज़ एज कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत करना होगा, ये सब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बट मेरे ख्याल से जैसे कि हम देखें प्रीवियस ईयर का पेपर में जैक बोर्ड में क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आता है उस लेवल का। ये सीबीएसई पैटर्न का है, सीबीएसई पैटर्न का क्वेश्चन जैक बोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि उस लेवल का सीबीएसई लेवल का वो पढ़ाई जैक बोर्ड में नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा। उस लेवल का नहीं होता है, क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछता, या फिर होता भी है तो उतना घुमा के जैक बोर्ड का क्वेश्चन सेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन। प्रोडक्शन शट डाउन जब हो जाएगा तब उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा अगर प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगा। शट डाउन मतलब बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी इफेक्ट। अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर इफेक्ट होता है तो चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी, अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज हुआ तो क्या इफेक्ट होता है, तो क्या होता है कि जिसमें ओनली वेरिएबल, क्योंकि फिक्स तो इफेक्ट नहीं होगा, तो क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो जब चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट इफेक्ट होगा ओनली, और भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या क्वेश्चन पूछा, विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने में साथ में इन प्रोडक्शन, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बढ़ते हुए द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या होगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, रेंट ऑफ ए फैक्ट्री, ये सब फिक्स नहीं है, या फिर फिक्स्ड नहीं है कौन सा, तो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, रेंट ऑफ ए फैक्ट्री, ये सब फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या नहीं है, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल क्या होता है कि जैसे कि गेहूँ हो गया, रॉ मटेरियल मतलब इंडस्ट्रियल का सेंस में होता है कि जो इंडस्ट्री को ज़रूरत होता है कच्चा माल, उसी को रॉ मटेरियल बोला जाता है, जो कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो वो फिक्स्ड नहीं होता उसका कॉस्ट, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से या उसके अमाउंट के हिसाब से उसका कॉस्ट बढ़ता है या घटता है, तो वो फिक्स्ड नहीं होता है। बाकी ये सब जितना थर्ड, इसके अलावा जितना ऑप्शन है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन मनी कॉस्ट। इसमें से कौन सा मनी कॉस्ट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो ये सारा मनी कॉस्ट में अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शनल एंड रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज बाय ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
जैसे कि देखिए यहाँ भी आपको पहले क्या बताए थे कि जिसमें रिटर्न टू स्केल क्या होता है, लॉन्ग रन में होता है, जिसमें सारा फैक्टर वेरिएबल होता है। तो आप देखिए इस डिफाइन में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज, सारा प्रोडक्शन फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या वेरिएबल हो रहा है, फिक्स्ड नहीं है। बाई सेम प्रोपोर्शनल एंड रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट होता है मतलब जो कि प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज करेगा ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल। तो ये क्या होता है, रिटर्न टू स्केल होता है। तो यहाँ रिटर्न टू स्केल में भी तीन तरह का होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो सब कुछ अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट 2 में भी ये क्वेश्चन था, जिसमें एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर मतलब प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर गेन या अल्टरनेटिव लॉस्ट या ट्रांसफर अर्निंग। तो ये सारा होता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। देखिए ये क्वेश्चन मॉडल पेपर से 2 में भी आया था, बट देखिए क्वेश्चन तो सेम है बट उसमें ऑप्शन थोड़ा अलग था। जैसे कि उसमें ऑप्शन था यू शेप था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप था, बट उसमें क्या वो था कि उसमें बोथ ए और बी का भी ऑप्शन था सी में। तो उसमें हम क्या बताए थे कि बोथ ए एंड सी, बट इसमें सिर्फ एक ही को आपको करना है या फिर कोई भी नहीं है, इसलिए उसमें यू शेप्ड और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड बताए थे। बट इसमें क्या है, उसमें ए और बी का ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट आप इसको समझने की कोशिश कीजिए क्यों हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इस क्या होता है, यू शेप्ड होता है एवरेज शेप्ड। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, इस 42 क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं करते हैं। ये तो एक तो सीबीएसई क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि झारखंड बोर्ड में ये जैक बोर्ड में इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर कोई अदर बोर्ड में, या फिर सीबीएसई बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड का तो इम्पॉर्टेंट है ही। बट देखिए इसमें क्या है कि ये एक तरह का न्यूमेरिकल्स है, तो इसके लिए इस तरह आंसर बताने से ये नहीं होगा, फिर भी आप आंसर याद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ इसमें एमसी ये न्यूमेरिकल्स का हो, जैसे नेशनल इनकम निकालने का भी फार्मूला होता है और भी बहुत कुछ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत सारा ये होता है जिसको निकालने का होता है, उसमें मैथ है, तो उसको एक उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करें। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा होता है। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट बाई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूला है, इसको समझना भी होगा। जब सब ये सब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में चर्चा करें तब पता जाए। फिलहाल के लिए आपको अभी याद करना पड़ेगा क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइन एज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन होता है एवरेज। देखिए एवरेज मतलब हमेशा आपको देखिएगा किसी चीज़ में एवरेज निकालने का रहता है तो उसमें डिवाइड का या फिर डिवाइड का तो आपको उसमें होगा ही, तभी एवरेज निकलता है। नॉर्मल भी अगर आपको याद नहीं है तो अगर ये चीज़ पता रहेगा कि एवरेज है किसी एवरेज कोई भी चीज़, एवरेज कॉस्ट या एवरेज प्रोडक्शन कोई भी चीज़ है तो उसमें आप डिवाइड ज़रूर उसमें होगा या फार्मूला में डिवाइड ज़रूर होगा। तो इसमें क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट वीसी होता है, बट यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है, तो उसमें क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई क्वांटिटी होता है, क्यों मतलब यहाँ क्वांटिटी को कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंडीशन फर्म्स विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, किस कंडीशन में फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो क्या होता है वेयर एम आर इजकल टू एम सी, वेयर एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, तो ये दोनों कंडीशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो अल्टरनेटिव ईयर का वो इम्पोर्टेंट हमेशा होता है। जैसे 17 है, अभी हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, तो वो अल्टरनेटिव ये ऑड नंबर ईयर है, ये भी ऑड नंबर है 2017। तो ये क्या होगा, पूछ रहा है कि इन परफेक्ट कंप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट।
परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा कांस्टेंट होता है? तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये कांस्टेंट होता है, मतलब बराबर होता है, ये जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल्स है, इसको भी सेपरेट वीडियो में हो, ये सीबीएसई का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम आर इजकल टू, फिर यहाँ देखिए मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इसका आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। तो क्या होता है? ये डेल्टा टी आर बाई क्वान्टिटी, डेल्टा टी आर बाई क्वान्टिटी इसका मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू बाई क्वान्टिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिगर है, इसके लिए आपको समझना होगा क्या है कि टू विच मार्केट फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग, किस मार्केट में ये फॉलोइंग फिगर बिलोंग करता है? परफेक्ट कंपटीशन ऑप्शन में है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें तो फिलहाल मोनोपोली होगा, आप इसको टिक कर लीजिए। बट जब ये नेक्स्ट चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, उस चैप्टर में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर है, पूछा जा रहा है द फिगर विच गिवन शो, इस फिगर में क्या गिवन शो कर रहा, क्या है? एक्सटेंशन इन सप्लाई, सप्लाई के बारे में यह कर रहा। फिगर के बारे में आपको तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक फिगर के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड दैट क्वांटिटी ऑफ गुड विच ए सेलर बिकम रेडी टू सेल इन मार्केट एट फिक्स्ड प्राइस एंड पार्टिकुलर टाइम। What is called quantity of good which a seller become ready to sell? सेल क्या करता है? तो उसमें क्या हो जाएगा? इन द मार्केट एंड फिक्स्ड प्राइस एंड पार्टिकुलर टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड, किसको क्या कहा जाता है जब क्वांटिटी गुड्स को सेलर सेल करता है या रेडी रहता है सेल करने के लिए मार्केट में फिक्स्ड प्राइस में एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको सप्लाई बोला जाता है। सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ, सप्लाई एसोसिएट क्या होता है? टाइम पीरियड और प्राइस दोनों से एसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन फैक्टर ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट बेस में, तो पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन, निर्धारित कीजिए, डिटर्मिनेशन या निर्धारित या ठानना होता है। तो डिटरमिनेटिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदारी होता है? तो जैसे क्या होता है इसमें, जैसे प्राइस ऑफ गुड्स, कितना सप्लाई हो या कितना नहीं हो, कितना होता है या कितना नहीं होता, उसका प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर किसी भी गुड्स का अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई ज़्यादा होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का भी प्राइस से ये सप्लाई किसी भी गुड्स का डिपेंड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए रिलेटेड गुड है, कोई भी रिलेटेड गुड्स को आप कर सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी और टी है, वो रिलेटेड गुड है, तो अगर एक का बढ़ेगा तो एक जैसे टॉप कॉफ़ी है उससे भी डिपेंड करता है, रिलेटेड गुड से भी। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका प्राइस के से भी डिपेंडेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो ये सभी डिपेंडेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो क्या है? प्राइस एंड क्वांटिटी हैव डायरेक्ट रिलेशन, यस, प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सप्लाई कर्व राइज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, सप्लाई कर्व जो होता है वो राइज होता है लेफ़्ट टू राइट में। सप्लाई इज अफेक्टेड बाई मैन्युफैक्चर, सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स पे अफेक्ट करता है, तो सारा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होएगा। देखिए इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि प्राइस एंड क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, सप्लाई का राइज होता है लेफ़्ट टू राइट, ये सब कॉन्सेप्ट बेस है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सो द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई कौन से किसका है? तो ये एस इजकल टू पी इंटू एस इजकल टू सप्लाई इजकल टू एफ इजकल टू एफ इंटू पी, ब्रैकेट मतलब पी इंटू है। फिर इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको बिना कंसेप्ट समझे हुए ये पॉसिबल नहीं आपको समझ में आएगा, फिर भी आप देख लीजिए इसमें क्या है, परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई ये फिगर शो करता। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये सभी फैक्टर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एस होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि परफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का
ई एस जीरो अगर होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिसिटी सप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये न्यूमेरिकल्स बेस पे क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज बाय 60% बट सप्लाई इंक्रीज बाय ओनली 5% द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। तो अगर क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ गुड्स, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस अगर 60% राइज हो रहा है बट सप्लाई इंक्रीजेज बाय ओनली 5% द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। तो ये क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। 60% अगर प्राइस बढ़ रहा है और 5% ही अगर सब प्राइस ऑफ गुड्स अगर 60% बढ़ रहा तो सप्लाई उसका सिर्फ 5% बढ़ रहा, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से इन इलास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिन इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू यूनिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, आपको याद करना ही पड़ेगा इसके लिए, कुछ कोई ऑप्शन है नहीं इसके लिए। ऑप्शन है, आप इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए या फिर नोट्स बना लीजिए, उसको 2-3 बार पढ़ते रहिए तो ही समझ में आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज मोर विथ रिजल्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस द नेचर ऑफ सप्लाई विल बी। जैसे क्या बोल रहा है, वेन मतलब जब सप्लाई इंक्रीज होगा मोर विथ रिजल्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, सप्लाई इंक्रीज होगा जिससे रिजल्ट से प्राइस इंक्रीज होता है, स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, द नेचर ऑफ सप्लाई विल भी क्या होगा, इसमें इलास्टिक होगा। नेचर ऑफ सप्लाई विल भी इलास्टिक होगा। अगर सप्लाई बढ़ेगा प्राइस उससे कम बढ़ेगा तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इलास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर द प्रोपोर्शनल चेंज प्राइस ऑफ proportional change in price the elasticity of supply will greater than unit। तो ये देखिए, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे ये डिफाइन है कि द प्रोपोर्शनल चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो ये सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई का है, तो उसमें पूछ रहा है कि अगर व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट मतलब यहाँ परसेंटेज होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इस प्राइस, तो क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्ट बेस में है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स राइज बाय 40% एंड सप्लाई इंक्रीजेज बाय ओनली 50% द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी इन इलास्टिक। इससे पहले क्वेश्चन में भी पूछा गया था जिसमें में भी 60% था और एक 5% का इंक्रीजमेंट था, तो उसमें भी इन इलास्टिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही था इसमें, इन इलास्टिक दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इसमें सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक जो कि इम्पोर्टेंट है, या फिर इस वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया बट एक ही वीडियो में रहेगा तो अच्छा है, तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी 5 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स से फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा और 5 मार्क्स का मैक्रो से आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 जरूर आ सकता है या फिर एक जरूर आएगा 10 गो में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन टू टीपी व्हेन 1 यूनिट ऑफ फैक्टर इज एडेड एज कॉल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडिशनल किसी भी चीज़ में अगर एडिशनल होता है, 1 एडिशनल होता है या 1 सब्ट्रैक्शन होता तो उसमें मार्जिनल आ ही जाता। तो अब क्या एडिशनल कर रहा है इसमें, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट में एडिशन हो रहा है, 1 यूनिट ऑफ फैक्टर इज एडेड। टोटल प्रोडक्ट में 1 यूनिट ऑफ फैक्टर एडेड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए हाँ, 1 में है भी मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज टर्म है। आपको पहले भी एमसीक्यू फॉर्म में बताएं कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल आपको समझ में आना चाहिए। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अच्छा से बताएं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो फिर सेकंड में हो जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। देखिए बुक में या फिर आपको कहीं भी सब सारा चीज़ मिल ही जाएगा, सारा आंसर मिल ही जाएगा। सारा मेन चीज़ क्या है कि ये एक्सप्लेनेशन तो आपको बुक में हिंदी में नहीं होगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो सुन सुन के ही आपको कुछ याद हो सकता है, इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड ऑन। तो मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड किस पे होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड होता है वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड होता है। कि वेरिएबल वेरिएबल क्या है? मार्जिनल मतलब एडिशनल होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है। कि कोई वन प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट किसी में अगर ऐड कर देते तो वो मार्जिनल हो जाता है, या सब्ट्रैक्ट भी कर देते मतलब उससे हटा देते तो वो भी एडिशनल हो जाएगा, मार्जिनल हो जाएगा। तो किससे डिपेंड होगा? तो ये वो उसका मतलब क्या होता है? अगर एडिशनल या सब्ट्रैक्ट हो रहा तो वो वेरी कर रहा, अंतर हो रहा। वेरी मतलब अंतर हो रहा, तो क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल कॉस्ट पे ये डिपेंड होता है। मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड होता है? तो वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखिए कहीं भी अगर पर यूज अगर होता है या डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है? एवरेज से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा, पर यूनिट के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा। तो फोर में क्या होगा? एवरेज या फिर डिवाइड या फिर पर यूनिट, जहाँ ये चीज़ होगा तो उसमें एवरेज का ही होगा। तो अगर एवरेज प्रोडक्शन का डिफिनेशन ही यही है, पर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे यहाँ देखिए व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन, तो क्या है? अमाउंट ऑफ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्शन। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है। तो फोर का क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट कंपटीशन ए आर। इससे पहले ये सब क्वेश्चन बहुत सारा बताया गया था। परफेक्ट कंपटीशन में ए आर बराबर होता है एम आर के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज इन सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए आंसर चेक करने से पहले आप जो हम आपको बताएं उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम यहाँ ऑप्शन में है, आंसर है ये, बट एग्ज़ाम में तो नहीं होगा। ऑप्शन हो सकता है बट आंसर तो नहीं होगा कि इसका ये होगा। तो आप उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज इन सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। आपको पहले ही बताएं इंक्रीजिंग मतलब एडिशन या फिर इंक्रीज या डिक्रीज या सब्ट्रैक्शन, तो क्या होता है? वो हमेशा मार्जिनल पे आ जाता है। तो यहाँ किस चीज़ का एडिशनल बोल रहा है? अगर एडिशनल कॉस्ट बोलेगा तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, एडिशनल प्रोडक्शन बोलेगा तो एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ एडिशनल या इंक्रीजिंग रेवेन्यू बोल रहा तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखिए ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मॉडल पेपर सेट 2 में था कि एट ब्रेक इवन पॉइंट एम आर इक्वल टू। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? एम आर बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, एम सी के बराबर होता है। नेक्स्ट एंड 8 क्वेश्चन है लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट। देखिए इसमें लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हमको याद होना चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। वो डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स में। सॉरी यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन के बारे में यहाँ पॉजिटिव रिलेशन बताया जा रहा। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ES मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिकम इन्फिनिटी का साइन ही है। तो सप्लाई कर्व इज टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगा तो सप्लाई कर्व क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स है फॉर गुड्स लाइक मिल्क सप्लाई इलास्टिसिटी। अगर सप्लाई इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे मिल्क के लिए तो वो 0 हो जाता है सप्लाई इलास्टिसिटी। तो इस चैप्टर का वीडियो को समाप्त करते हैं।
और नेक्स्ट ये अभी तो एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर का भी हो चुका है, उस सेकेंड का भी एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, ये थर्ड चैप्टर का है। तो पहले सब चैप्टर का एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है या फिर जैसे होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप चैनल में बने रहिए, आप चेक करते रहिए और नोटिफिकेशन देखते रहिए क्या है क्या नहीं। आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या फिर और भी जो सब्जेक्ट है उसके लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।